So today we will learn about the basic topic, that is the first topic, probably the first topic of 12th class, and it is Coulomb's law. As you know कि क्लास 12th की जो फिजिक्स है वो मेनली 3 पार्ट्स में है, उनको मैं लिख देती हूँ. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड इज ऑप्टिक्स, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न फिजिक्स. तो अभी जो हमें टॉपिक लेना है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेना है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के भी इन इटसेल्फ 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैट्स, फिर आता है मैग्नेटिज्म, और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है, इसमें स्टडी होती है चार्ज एट रेस्ट, और मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोस्टैट्स में चार्ज रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिज्म में मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है. तो चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. थर्ड इज चार्ज इज एक्सेलरेटिंग. तो जो कूलम्स लॉ है बेसिकली वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का टॉपिक है, चार्ज एट रेस्ट का. ठीक है, जो कि हमको देखना है क्या होता है. देखिए, आपने बहुत सारे लॉस पढ़े होंगे क्लास 11th में. ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा कि 2 मास अगर रखे गए हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. ठीक है, तो वैसे ही कूलम्स लॉ है, ये चार्ज के लिए है. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि चार्ज क्या होता है. चार्ज कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, चार्ज कोई चीज़ नहीं है, बल्कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच अ बॉडी कैन अट्रैक्ट और रिपेल. ठीक है, सपोज 2 चार्ज आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ r. ठीक है, दीज चार्जेस आर q1 एंड q2 लेट अस से. ठीक, और हाँ, आपको एक चीज़ और पता तो होगी सबको कि चार्ज जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं. चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ठीक, अगर पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्जन. अगर सेम है तो रिपल्जन होगा. सेम वे में निगेटिव और निगेटिव के बीच में भी रिपल्जन होगा, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन. यानी कि अगर सेम चार्ज है तब तो रिपल्जन होगा, और अगर ऑपोजिट चार्ज है तब अट्रैक्शन होगा. तो यार Q1 और Q2 जो है क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, कि अगर कोई चार्ज इनका मेंशन नहीं किया गया आगे तो हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इनमें क्या होना चाहिए, रिपल्जन. और रिपल्जन कैसे होगा, किसी भी चीज़ को आप रिपेल कैसे करते हो, सबसे पहले तो ये समझना है. तो आप उस पर फोर्स लगाते हो. फोर्स किस डायरेक्शन में लगाते हो, आप जहाँ पर हो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, तब आप रिपेल करते हो. और अगर आप अपनी तरफ फोर्स लगाते हो तो आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो. तो ये Q1 है, ये इस पर फोर्स पुट कर रहा होगा Q2 पर. कैसे कर रहा होगा, अपने से दूर भेजता हुआ. लेट अस से दिस फोर्स इज F1. ठीक है, जो कि Q1 लगा रहा है Q2 पर. ठीक है, तो या F12 कह लीजिए, मैं F1 कह रही हूँ फॉर द कन्वीनियंस से. ठीक, तो ये है F1, और यहाँ से Q2 भी इसको रिपेल कर रहा होगा. वो किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये आपका फोर्स, इसको कह देते हैं F2 फोर्स. ठीक है, अब क्योंकि देखिए F1 और F2 जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट है. ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि और 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं. ठीक, तो एक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता था, वो 2 डिफरेंट बॉडीज पर लगता था, डायरेक्शन में इक्वल एंड ऑपोजिट होता था, और मैग्नीट्यूड में सेम होता था. ये भी मैग्नीट्यूड में सेम ही है. तो इसका मतलब क्या है कि क्या जो 2 चार्जेस हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर हो सकते हैं. हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये भी तो बात आ सकती है कि इस तरह भी तो एक्ट कर सकते थे. F1 की डायरेक्शन ये हो जाती और F2 की डायरेक्शन ये हो जाती, तब भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन सकता था. तो कूलम्स लॉ को अगर हमें और स्पेसिफिकली कहना है, ये भी बताना है कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, और लेकिन उसको स्पेसिफिकली बताना है, तो हम क्या कहेंगे कि जो
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस है वो अलोंग द लाइन एक्ट करता है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस को जो कि नेचर में ऑपोजिट हो और मैग्नीट्यूड में सेम हो और एक्ट कर रहे हो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, ये एक्शन एक्शन पेयर तो है ही, लेकिन ये क्योंकि ये ऊपर और नीचे की तरफ एक्ट ना करके इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। तो कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में दिया गया है वो हमारा कैसा है, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर। ठीक है, नेचर इसका कैसा है, सेंट्रल है। ठीक, तो अब ये था कि कूलम्ब्स लॉ की जो जरूरत हमें पेश आई देने की वो क्या क्या थी कि अभी हमें पता चला कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो नेचर में सेम है, और अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो नेचर में ऑपोजिट है। तो किस फोर्स से कर रहे हैं वो हमें दिया कूलम्ब्स ने। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है देयर सेपरेशन। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तब क्या हो जाएगा हमारा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, और अगर अब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को लेकर आएंगे एंड दैट इज बीइंग कॉल्ड K। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो दिस फोर्स में बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन, इट मे बी बोथ। ठीक है, हेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए परमिटिविटी होती है, हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे उसमें परमिएबिलिटी आएगी। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। K की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 9 × 10⁹। तो K की यूनिट देखिए क्या होगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था, तो यहाँ से यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो K की ये वैल्यू होगी, बट K इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू यू नो वेरी वेल, 3.14 into 9 into 10⁹, which comes out to be 8.85 into 10⁻⁻12. You can interchange the unit. So that is the value of epsilon naught. So that was the Coulomb's law. ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दैट इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स, आपको याद रखना है, जस्ट इट मे बी आस्क्ड इन बोर्ड। कंजर्वेटिव फोर्स तो आपको पता है वो होता है जिसमें वर्क डन अराउंड द राउंड पाथ 0 होता है, तो दैट टाइप ऑफ फोर्स आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए ये चार्ज था आपका Q1 और ये चार्ज था आपका Q2। ठीक है, अनदर चार्ज आपने लाकर रख दिया यहाँ पर Q3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो भी है वो तो है ही। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट कर, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। Q3 आपने फिर लाकर रख दिया, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्जन होगा, डिपेंड्स अपॉन देयर साइन। ठीक है, ये कैसे है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इनके नेचर पे डिपेंड करके इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन या रिपल्जन कुछ भी हो सकता है। सेम वे में इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। तो इस वाले जो फोर्स पर पहला वाला जो फोर्स था उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नया फोर्स और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब इस फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एक नया फोर्स और इंट्रोड्यूस होगा
तो इस वाले चार्ज पर या इस वाले चार्ज पर क्या हो जाएगा, जो नेट फोर्स था, नेट होता है रिजल्टेंट फोर्स, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो उसका इंडिविजुअल फोर्स था वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होता है, ये चीज हमारी कहलाती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपके पास Q0 कोई चार्ज रखा हुआ है और आपके बहुत सारे चार्ज आपने नेबरहुड में लाकर रख दिए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, तो सारे के सारे जो है वो फोर्स जो है एग्जर्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगा या रिपल्जन होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, लेकिन जो इस पर Q0 पर जो आएगा वो सबका इंडिविजुअल तो कूलम्स लॉ से निकालेंगे, लेकिन नेट फोर्स जो आएगा वो जो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके जब Q1 अकेला था और Q2 अकेला था, उसके मुकाबले में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो चेंज होता चला जाएगा। जब नेट फोर्स चेंज होता चला जाएगा उसको आप जो है वेक्टर अलजेब्रा से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब आपके पास एक छोटा सा कोई सवाल देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर सवाल है वो बेसिकली फॉर्मूला तो सिर्फ एक 12th की फिजिक्स है फॉर्मूला बेस्ड, 11th की फिजिक्स जो थी मैकेनिक्स थी, तो मैकेनिक्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होना पड़ता है। बट जो 12th की फिजिक्स है दैट इज फॉर्मूला बेस्ड, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वी हैव टू यूज मैकेनिक्स इन बिटवीन। सपोज दीज आर Q and Q which are being placed at the vertices of equilateral triangle and the distance between them is A. ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड सेम होंगी। अब आपसे पूछेगा वो ये इस तरह से पूछ सकता है कि ये जो आपका चार्ज है Q जो कि वर्टेक्स B पर रखा हुआ है, इस पर नेट फोर्स निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कूलम्स लॉ लगा दीजिए। Q पर जो C पर Q रखा हुआ है उसको दो तरफ से फोर्स मिल रहा है, एक तो B से मिल रहा है और एक A से मिल रहा है। ये इसको क्या करेगा, रिपेल कैसे करता है मैंने बताया, अपने से दूर भेजते हुए। तो यहाँ इसको रिपल्जन, फोर्स ऑफ रिपल्जन ये हो गया। ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल, अपने से दूर भेजते हुए, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन हो गया। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी आपका क्या हो गया, 60 डिग्री। तो देयर आर टू चार्जेस विच आर एट 60 डिग्री एंगल। ठीक है, sorry, there are two forces which are acting at 60 degree. तो ये let us say this force from B is F1 and this force from A is F2. तो these are two forces. ठीक है, तो F1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कूलम्स लॉ से, K Q1 Q2 by R square, R is here A, and F2 की वे हम निकाल लेते हैं सिमिलर वे में, QQ by A square. Now F1 is equal to F2 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो कितना हो जाता है, उसको फॉर्मूला होता है, अगर दो वेक्टर है वो किसी एंगल पर, सपोज कर लीजिए ये आपका A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, और दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है वो ये आता है, आपको 11th क्लास में पता होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, theta here is 60 degree, A and B is F1 and F2. So let us put the value. So this is F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos 60 degree. So R here is K Q square upon A square whole square plus K Q square upon A square whole square plus 2 60 is 1 upon 2. So this 2 is being cut by 2 and you can take out K Q square upon A square out and this become 1 1 and 1 1 plus 1 plus 1. So this becomes 3. ये क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है, तो ये आ जाएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये बाहर आ गया आपका, अंदर में बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसको लिख सकते हैं √3 K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब वो इसी तरह से कुछ भी आपको घुमाकर सवाल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लाइक कभी स्क्वायर बना सकता है, यहाँ पर रख सकता है चार कॉर्नर पे इसके चार, कभी इनके जो है इनके नेचर चेंज कर सकता है, इस तरह
इस तरह, कभी कुछ सेंटर पे रख सकता है। तो आपको क्या है, बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वेक्टर का, और बाकी आपको कूलम्स लॉ लगाना है स्टार्टिंग में वेक्टर के, फिर उसकी है वेक्टर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेना है आगे। इस तरह के सवाल बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज़ का इक्विलिब्रियम फिजिक्स के पर्सपेक्ट में देखें तो होता है कि एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ पे नेट फोर्स जीरो है तो वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो चार्जेस हैं और उनका नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो कहलाता है आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब जैसे सपोज कर लीजिए ये चार्ज है Q और ये भी आपका चार्ज है Q। सवाल किस तरह आता है मैं वो बता रही हूँ। सवाल ये आता है कि दो चार्जेस हैं दैट आर बीइंग सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस L और X और A व्हाटएवर। ठीक है, तो तीसरे चार्ज Q को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर, कभी वो पूछेगा सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, तो सिस्टम कौन मिलके बनाएगा? सिस्टम ये तीनों चार्जेस मिलके बनाएंगे। तो अगर तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स जीरो है तब आपका सिस्टम क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। कभी वो पूछेगा कि ये इक्विलिब्रियम में हो, अगर ये इक्विलिब्रियम में हो तो देखिए आप दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, आप इसको बीच में रख दीजिए। ठीक है, आपने इसको बीच में रख दिया, सपोज कर लीजिए आपने x L/2 डिस्टेंस पे रख दिया, बीच में ही होगा। तो ये इस पे क्या करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्जन करेगा। रिपल्जन मैंने बताया था आपको अपने से दूर, ये भी क्या करेगा? रिपल्जन करेगा अपने से दूर। दो फोर्स आ गए इक्वल एंड ऑपोजिट। कभी भी नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर। अगर फोर्सेस का नेचर सेम है तब जो है, अगर फोर्स का नेचर सेम है यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम कभी भी अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकता। नेट फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब दोनों फोर्सेस का जो नेचर है, दोनों फोर्सेस का जो नेचर है वो ऑपोजिट हो। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम में हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर दो चार्जेस जो है वो सेम अगर वो सेम नेचर के हैं तो तीसरे चार्जेस को अगर बीच में रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में आ सकता है। अब सपोज कर लीजिए कि ये Q है, ये माइनस का 4Q है, मैंने चेंज कर दिया मैग्नीट्यूड भी इस बार, पहले मैग्नीट्यूड सेम था। अब तीसरे चार्ज को कहाँ रखें? रख के देख लेते हैं। यहाँ रखा, ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कैसे करता है? अपनी तरफ इस तरह अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपेल अपने से दूर। तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए। मैंने कहा था कि सेम डायरेक्शन में अगर होंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता बीच की पोजीशन पे। अच्छा, यहाँ रख के देख लेते हैं, कहीं यहाँ रख के देख लिया। चलिए, अब क्या हो सकता है? ये जो डिस्टेंस थी ये थी आपकी L। सपोज कर लीजिए आपने इसको रख दिया X डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। ठीक है, 4Q इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट अपनी तरफ। ये इसको करेगा रिपेल। हाँ, अब इस पे क्या हो रहा है? नेचर अलग हो रहा है। देखते हैं इक्विलिब्रियम आ रहा है या नहीं। तो जो इस इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसके दोनों फोर्स निकालते हैं। इस पे एक तो फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, एक तो फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, तो दोनों को इक्वल रख के देखते हैं। K Q Q, दिस इज द डिस्टेंस L प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगी K 4Q एंड Q, 4Q एंड Q, और ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स स्क्वायर। चलिए, तो ये K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। ज़रा देखिएगा क्या कि ये दोनों चीज़ें कभी बराबर हो सकती हैं? 1/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए डेनोमिनेटर भी बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, और इसका डेनोमिनेटर बड़ा है। क्या ये दोनों चीज़ें बराबर हो सकती हैं कभी? यहाँ पर डेनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन, ये वाला जो आपका फ्रैक्शन है, हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा। बराबर तो कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। आप यहाँ पर रखकर देख लेते हैं। चलिए, दिस इज योर डिस्टेंस x। ठीक है, अब देख लेते हैं इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करके कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो अब क्या है, ये इसको क्या करेगा? ये वाला Q हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ये इसको करेगा रिपेल। रिपेल कैसे करता है? अपने से दूर करेगा इस तरह, और वो करेगा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट कैसे करेगा? इस तरह। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, तो ये हो जाएगा K Q बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा K 4Q एंड Q L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो
तो आपका के क्यू क्यू से के कैंसिल, तो आपका बचेगा 1/x², ये बचेगा 4/n+x का होल स्क्वायर। ये बड़ा अब जो है जो ये एक्सप्रेशन है ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यानी कि अगर दोनों चार्जेस का नेचर ऑपोजिट है तब आपका इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा तीसरे चार्ज को रखने पे, जब आप उसको छोटे चार्ज के करीब रखेंगे तब इक्विलिब्रियम जो है स्टैब्लिश होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने के काबिल है कि इक्विलिब्रियम इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इसका मैग्नीट्यूड क्या था, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है, और भी काफ़ी तरह की सिचुएशन हो सकती है। मेन सिचुएशन ये है जो मैंने आपको बता दी, अब बाकी आप लोग इसको खुद ही इस्टेब्लिश कर सकते हैं।